दोस्तों, आज पेश है कब्र का कैदी मनोज की। ये कवर चित्र है इसका। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। सोनपुर स्थित सैकड़ों साल पुराने एक किले में के खंडरों में पुरातन विभाग की तरफ से खुदाई का कार्य चल रहा था। उस कार्य के इंचार्ज पुरातत्व विभाग के 4 सीनियर इंजीनियर थे, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: राजन नारायण, राजेश वर्मा, अमरकांत और शमशेर सिंह। जल्दी जल्दी काम करो, बहुत खुदाई करनी बाकी है। मजदूरों को निर्देश देने के बाद अमरकांत अपनी तीनों साथियों के पास पहुंचा। दोस्तों, क्यों ना हम लोग चलकर खंडर में बचे हुए अन्य हिस्सों की जांच पूरी कर लें। गुड आइडिया, आओ चलते हैं। और चारों चल पड़े एक तरफ। और कुछ देर बाद ही वह चारों हाल में पहुंचे, जिसके अधिकांश हिस्से सही सलामत थे। हम लोग अपना काम यहीं जगह आराम करते हैं, जैसा तुम उचित समझो। और फिर चारों उस हाल का निरीक्षण करने लगे, लेकिन काफ़ी देर तक काम करने के बावजूद उनमें से कोई सफलता नहीं लगी। तभी अमरनाथ ने उस हाल के बीच एक कोने के पास पहुंचा, जिसे फर्श की जमी मट्टी परत हटाने के उद्देश्य से चलाई। अचानक ही वह भरभराकर अंदर धंसता चला गया। वह गड्ढा नजर आने लगा। अरे, यह क्या गड्ढा, इसमें तो बनी सीढ़ियां हैं। और अमरकांत ने उत्तेजित आवाज जल्दी उन चारों के साथियों को पुकारा। अरे देखो, जल्दी आओ, यहाँ गड्ढा कैसा है। लगता है इस फर्श के नीचे कोई तहखाना है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो राजेश। पुराने ज़माने के राजा महाराजा अक्सर अपने किलों में इस तरह के तहखाने बनवाया करते थे। आओ देखते हैं इस तहखाने में क्या है, चलो। और फिर चारों एक एक करके तहखाने में दाखिल हो गई। उफ, यहाँ गुफा अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ठहरो, मैं भी टॉर्च चलाता हूँ। और अगले ही पल श्याम सिंह ने टॉर्च जलाई और टॉर्च के प्रकाश से चारों नीचे उतरने लगे। जैसे ही वे लोग तहखाने के भीतर प्रवेश किया तो उनकी आंखें, अरे चमक कैसी है। कुछ क्षण बाद उनकी आंखें देखने योग्य हुई। वहाँ के दृश्य देखकर आश्चर्यचकित से उछल पड़ी। इतना बड़ा खजाना, और वह तहखाने में चारों हीरे जड़ित बड़ी बड़ी सोने की मूर्तियाँ एवं बहुत ही संदूक नजर आई। नज़दीक पहुंचकर उसने संदूक खोले तो दंग रह गए। ओह माय गॉड, इतनी दौलत! लगता है यस सोनपुर के राजा का खजाना है। तभी राकेश वर्मा की दृष्टि तहखाने के बीच में एक जगह पर केंद्रित होगी। लगता है वहाँ कोई समाधि है, आओ चल कर देखते हैं। चारों लपक कर उसके करीब गए। देखो, एक पत्थर लगा हुआ है जिस पे किसी विचित्र भाषा में खुदा है। यू आर राइट, उसी काल की भाषा लगती है। ये किला बनाया हुआ। हटो, मैं देखता हूँ। मुझे यह प्राचीन भाषा का ज्ञान है, मेरी समझ में यह भाषा आ जाएगी। और राजनारायण आगे बढ़कर उस कब्र में लगे पत्थर को साफ किया। अपनी टॉर्च के प्रकाश से उसे लिखी ध्यानपूर्वक देखने लगा। कुछ देर बाद, मैं इस लिपि को पढ़ सकता हूँ,
तो जल्दी से बताओ इस पे क्या लिखा है। इस लेख पर कब्र इस लेख के अनुसार यह कब्र सोनपुर के राज्य के महामंत्री की है, जिसे तांत्रिक विद्याएं का शौक था। एक बार उसी तंत्र सिद्धि के चक्कर में उस शैतानी आत्मा का साया पड़ गया और वह स्वयं पिशाच बनकर लोगों को खून पीने लगा। इसलिए तत्कालीन ही महाराज मान सिंह ने उसे मारकर यहाँ दबाया और साथ ही इस लेख में चेतावनी दी है कि व्यक्ति इसकी कब्र तोड़ने की कोशिश न करें, लेकिन अगर कब्र टूट गई तो पिशाच पुनर्जीवित हो जा उठेगा और वह मौत का तांडव करने में नहीं रोका जा सकता। सुनकर अमरकांत श्याम सिंह से मुखातिब हुआ। तुम्हारा इस चेतावनी के बारे में क्या विचार है श्याम सिंह? मुझे तो यह सारी बकवास लगती है। भला हजारों साल पहले कोई दगाया गया मुर्दा जीवित हो सकता है? मेरे विचार से तो ये कब्र यहाँ रखे खजाना दबाया है और पत्थर इन बातों के लिए लिख दिया कि इस मरे हुए व्यक्ति को कब्र न तोड़ने की कोशिश न करे। तुम्हारी बातों में सहमत नहीं हूँ अमर सिंह। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस पत्र में लिखी सारी बात सही हो। तुम क्या कह रही हो राजनारायण? मैं भी यही मानता हूँ। और चंद्र सिंह और के चुप होते तीनों एक तरफ देखकर चुप रहना ही ठीक समझा। और तुरंत ही वहाँ प्राकृतिक इंसान और उसके मुंह में पानी आ गया। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मैंने भी तुम लोगों के विचार से सहमत हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आ गई। उसे तय खाने में रखे खजाने को हम चारों के अलावा किसी अन्य के बना तक नहीं है। इसलिए क्यों ना हम चारों इस खजाने को आपस में बांट लें। यदि सरकार को पता चल गया तो यह सारा खजाना खुद जब्त कर लेगी और हम हाथ मलते रह जाएंगे। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। लोग अपने देश की गद्दारी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ और मैं भी। और जब अमर सिंह लाख कोशिशों के बाद भी उनका कोई साथी बेईमानी पर नहीं तैयार हुआ तो अमर सिंह ने हथियार डाल दिए और शैतानी मस्तिष्क में कुछ सोचने लगा। मूर्खों, तुम सरकार खजाने के बारे में बताओगे जब ना तुम मेरे साथ जीवित बचोगे। और फिर चारों तहखाने से बाहर निकल आए और हाल हो गई। शाम हो चुकी है, इसलिए लेक हाउस में जाकर सोने का इंतजाम करता हूँ। तुम लोग अपनी अपने काम निपटाकर जल्दी आना। ठीक है, तुम जाओ, हम लोग डिनर के वक्त वापस पहुँच जाएंगे। और श्याम सिंह वापस अपने रेस्ट हाउस में पहुँचने से पहले ही सपेरों की बस्ती में गया। वहाँ एक सपेरे से मोटी रकम देकर उसने फंसाकर उसे खतरनाक किस्म का जहर प्राप्त कर लिया। तुरंत तत्पश्चात वह गेस्ट हाउस में लौटकर खाना तैयार करवाया और जहर के चुपके से खाने में मिला दिया। अब इस सोने की खातिर इन तीनों को दुनिया से कुछ कर जाएंगे और उस खजाने का मेरा अधिकार हो जाएगा। हा। और फिर श्याम सिंह ने गेस्ट हाउस के नौकर को उस दिन की छुट्टी दे दी और अपने साथियों की आने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद राजेश और नारायण गेस्ट हाउस पहुँचे। आओ दोस्तों, खाना खाने की तैयार। मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। जिसने किसी भी श्याम सिंह संदेश बाल बराबर संदेश नहीं था। और फिर वे खाना खाने लगे। श्याम सिंह ने जहर अपने खाने में नहीं रखा था और सिर्फ दिखावे के लिए खाने का नाटक कर रहा था। तभी उफ, मुझे क्या हो रहा है? हाय, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। आह! और अगले ही पल हा दोस्तों, चूंकि खजाने की हिस्सेदारी तुम लोगों ने मेरे साथ करने से इनकार कर दिया, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस खजाने को अकेले ही हथिया लूँ। कमीने, तूने धोखा दिया
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तुरंत अगले पल अमरनाथ जब नारायण और राकेश तीनों को अपनी जगह पर लुढ़क के ठंडे हो गए। चलो, इन तीनों की छुट्टी हो गई, अब मुझे जल्दी से इनकी लाशों को ठिकाने लगाना चाहिए। तुरंत श्याम सिंह ने रात के अंधेरे में गेस्ट हाउस के पीछे एक गड्ढा खोद कर उन तीनों की लाशों को दफना दिया। अब मुझे सुबह होने से पहले ही वह खजाने को लेकर निकल जाना चाहिए, ताकि लोग यह समझे कि पुरातत्व विभाग के चारों इंजीनियर इस इलाके की आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया। और पुलिस कुछ दिन तक जख्म मारती रहे, अपने आप ही खामोश बैठ जाएगी। और कुछ देर बाद श्याम सिंह कुदाल और टॉर्च लेकर तहखाने की दाखिल हो गया। अब यह सारा खजाना मेरा है, इस कब्र के दरवाजे दबा खजाना भी मैं नहीं छोड़ने वाला। उससे के बाद दुनिया का सबसे अमीर आदमी कहलाऊंगा। दुनिया मार भर में मेरे सारे सुख ऐश्वर्य मेरे कदमों में होंगे। हा हा हा। और श्याम सिंह ने एक पल की भी विलंब न किया और फुर्ती से उस कब्र को तोड़ डाला। कमाल है, अभी तक खजाना नजर नहीं आया। खैर, मुझे क्या, इसका मलबा हटाकर देखता हूँ। और श्याम सिंह मलबा हटाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक कब्र के दो हाथ निकले और श्याम सिंह की टांगें पकड़ी। ओह नहीं, बचाओ। और अगले ही पल हाथ ने उसे गेंद की तरह उछाल दिया। राम, अगले ही पल नहीं। हा हा हा, डरो नहीं, क्योंकि तुमने मुझे सैकड़ों वर्ष बाद इस कब्र से कैद मुक्ति दिलाई, इसलिए मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा। मुझे मत मारो, ये सारी दौलत ले लो, मगर मुझे मत मारो। तभी श्याम सिंह न जाने कहाँ सताया आ गया और अब वहाँ से जान बचाने के लिए पलट कर भागा। हा हा हा। तुरंत ही उसके पैर एक पत्थर से टकरा गई और गिरा धड़ाक, और वह धड़ाम से एक हीरे रात के संदूक पर गिरा। धड़ाम। उसके बाद उस पिशाच ने श्याम सिंह को संभलने का मौका नहीं दिया और दर्द से उसकी गर्दन दबोच लिया। नहीं। और फिर उसकी गर्दन में दांत गड़ाकर उसका खून पीने लगा। अमर सिंह के खून पीने के बाद पिशाच कुत्ते खाने के बाहर आ निकला। अब मुझे ताज़ा इंसानी खून चाहिए। हिस हिस हिस। उस खंडर के बाहर दिन भर थके मजदूर आने वाले शहर से बेखबर थे। हिस हिस हिस। और 50 एक सोते हुए मजदूर पर झपटा। बचाओ। और उसकी गर्दन में अपने नकुले दांत गड़ाकर खून पीने लगा। उस मजदूर को चीख सुनकर आसपास सोए मजदूर लड़खड़ाकर जागे। अरे, ये इंसान के रूप में कोई शैतान लगता है। इसने हमारे साथी को मार डाला, हमें इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और तभी 50 ने अपना खून भरा चेहरा उसकी तरफ उठाकर डराने डकार लिया। अपनी मौत की दावत, अपनी मौत मर्द को जाग गया। आओ, हम तुझे मार कर दफन कर देंगे शैतान। और साथ ही कुछ मजदूरों ने अपनी लाठियां और शैतान पर हमला बोल दिया, परंतु नर 50 को उन लाठियों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। हा हा हा, बचाओ। और इस दृश्य को देखकर अन्य मजदूर में खलबली मच गई। भागो भागो। और लेकिन मजदूरों को भागने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि अगले ही पल न जाने कहाँ से खुकार भेड़िए का एक झुंड आकर उन पर आक्रमण कर दिया। उफ, बचाओ। आह आह। और देखते देखते मौत का तांडव शुरू हो गया। और सुबह तक वहाँ किसी को भी खूनी दास्तां सुनाने के लिए कोई मजदूर जिंदा नहीं बचा था, जबकि वह 50 और भेड़िए का झुंड न जाने कहाँ गायब होगा। अगले दिन, अरे, यह तो खंडरों की खुदाई करने वाले मजदूरों की लाश है, परंतु इन्हें बेदर्दी से किसने मारा? लगता है लाश की हालत देखकर ऐसा लगता है जंगली जानवरों ने मारा। तुम ठीक कहते हो भैया, आओ पुलिस को सूचना देते हैं। और
उन लोगों ने सूचना पुलिस को घटनास्थल पहुंच गई। उस दृश्य देखकर दंग हो गई। और फिर दिन गुजरते गए, साथ में सोनपुर पिचासों का आतंक बढ़ता गया और लोग परेशान रहने लगे। आज से 100 साल पहले मैंने पूर्व मंत्री पिचास बन गया था। उस पिचास को महाराज ने मारकर राजमहल के तहखाने में दफन कर दिया था। मुझे लगता है पिचास पुनर्जीवित हो उठा है और उसने फिर से किसी निवासी को जीवित नहीं छोड़ेगा। और धीरे धीरे सोनपुर पिचास की गतिविधियों की झलक प्रेस तक पहुंच गई और देश के मुख्य समाचार पत्रों में भी इस खबर की सुर्खियां के साथ अखबार का मुख्य पृष्ठ बन गई। सोनपुर में नर पिचास का आतंक, दर्जनों मजदूरों की हत्या। सोनपुर में पिचास। और सोहन अपने कमरे में बैठा नावल पढ़ रहा था। तभी मोहन आया। अरे आओ मोहन प्यारे। अरे सोहन, तू अखबार ये क्या पढ़ रहा है? अरे नहीं, कुछ तो कोई खास खबर है क्या? हाँ देखो, खबर तो वाकई आश्चर्यजनक है। लेकिन यार, क्या कोई मुर्दा इतने सालों बाद जीवित हो सकता है? तुम्हारा मतलब यह खबर झूठी है? मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि यह काम किसी चालाक अपराधी का हो सकता है। हो सकता है तुम्हारी बात सही हो, लेकिन हम लोग इस बारे में ज़रूर इंस्पेक्टर अंकल से बात करनी होगी। और फिर मोहन रसोन अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो गई। और 15 मिनट बाद पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर पंडित के सामने। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग, आओ बेटो। मोहन, सोहन, तो कहो कैसे आना हुआ बेटा? अंकल, अब अपने आज का अखबार पढ़ा। कहीं तुम्हारा संदेह सोनपुर वाली घटना से तो नहीं है? आप? जी हाँ, आप उस खबर का विस्तार कर सकते हैं। विश्वास तो नहीं करता, परंतु खबर हिंदुस्तान के इतने बड़े अखबारों में छपी है तो उसमें कुछ सच्चाई है। अंकल, सोनपुर देश का एक सीमावर्ती कस्बा है। उस कस्बे के पास हमारे एक दुश्मन की सेना पड़ता है। कहीं मतलब हमारा कोई दुश्मन वहाँ पिचास की आफत फैलाकर कोई भयानक षड्यंत्र तो नहीं रच रहा? तुम्हारा ख्याल ठीक है, हो सकता है सोन, लेकिन वे लोगों के मामले में क्या कह सकते हैं? ये मामला तो स्टेट पुलिस के अंडर में रहता है, परंतु हम लोग व्यक्तिगत रूप से वहाँ जाकर पता लगा सकते हैं कि वह पिचास का रहस्य है। विचार बुरा नहीं है, परंतु तुम्हें इस मामले में बहुत सावधानी बरतनी लेना होगा। अपनी जान हमारी तरफ से बेफिक्र रहना अंकल। और सोन पंडित विदा से ली और घर पहुँचते मोहन सोनपुर जाने की तैयारी में जुट गए। घर वालों को इजाज़त लेने के लिए उन्होंने रटाया बहाना बना लिया। उनका स्कूल द्वारा 5-6 दिन के लिए नैनीताल जा रही हैं। अगले दिनों वह दोनों ट्रेन में से सोनपुर रवाना हो गई। परंतु ट्रेन छूटने के कुछ ही देर बाद एक बूढ़ा आदमी मोहन सोन को आमने वाली बर्थ पर आकर बैठा और ट्रेन में रवाना अभी मुश्किल से 15 मिनट भी बीते होंगे। उसके होठों पर सहसा ये बूढ़े की मुस्कान फिर भयभीत आरंभ कर दी। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो बेटे? हम दोनों सोनपुर जा रहे हैं बाबा। तुम दोनों का नाम मोहन सोन है? हाँ, आपको इस बारे में कैसे जानती हो? एक अजनबी से अपने मुंह पे बात सुनकर सतर्क हो गई। मैं तो ये भी जानता हूँ बेटे, तुम दोनों सोनपुर किस काम के लिए जा रहे हो? बूढ़े को इतना शब्द सुनकर मोहन सोन सचमुच उछल पड़े, परंतु एक दूसरे का सोन ने फुर्ती के साथ जेब
से रिवॉल्वर निकाल ली और बूढ़े पे तान दी। कौन हो तुम? हमारी बारे में इतनी जानकारी कैसे रखते हो? सोहन, प्यारे, मुझे तो यह साहब कोई दाढ़ी नकली लगती है, नोच कर देखो अभी लो। कहते हुए सोहन ने बूढ़े की दाढ़ी पर झपटा, लेकिन बूढ़े ने दाढ़ी पर हाथ मारा और हाथों में लहरा रही थी। इस दृश्य को देखकर मोहन आचार्य के साथ गोते लगाने लगा। यह रिवॉल्वर अपनी जेब में रख लो बेटे। न तो आत्मा पर गोली का असर होता है और न ही उन्हें कोई छू सकता है, क्योंकि आत्मा का कोई शरीर नहीं होता। सोहन मोहन एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। यदि यह एक पल भी पहले भी उन्हें स्वयं आजमा कर न देखा होता तो वे निसंदेह बूढ़े के शब्दों को सुनकर उसका मजाक उड़ाते, परंतु इस शब्द उसके बूढ़े के कथन सच्चाई नजर आने लगे। लेकिन आप कौन हैं और इस समय ट्रेन के डिब्बे में क्या कर रहे हैं? मैं सोनपुर का महाराज मान सिंह की आत्मा हूँ और सैकड़ों साल अपनी मुक्त के लिए तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा था। जी, हम समझे नहीं मेरे बच्चों। जिस पिशाच के निमटने तुम सोनपुर जा रहे हो, उसी की मौत के बाद हमारी मुक्ति संभव है। इसका मतलब वाकई कोई किसी पिशाच का चक्कर है। उस पिशाच का चक्कर नहीं, लेकिन उस पिशाच का चक्कर है महाराज। तो कौन है वह पिशाच और कैसे अब सैकड़ों वर्षों के बाद जीवित कैसे हो उठा? वास्तव में सदियों पहले मैंने उसे पिशाच को ख़त्म करने उसकी लाश को महल के तहखाने में दफन कर दिया था। सुनो, पूरी बात विस्तार से बताता हूँ। आज से सैकड़ों साल पहले की बात है, जब एक दिन सोनपुर राजमहल के दरबार लगा था, तभी एक घबराता हुआ गरीब युवक दरबार में प्रविष्ट हुआ। महाराज, दुआई महाराज, दुआई, हमारी रक्षा कीजिए। तुम कौन हो युवक और तुम्हारी क्या समस्या है? मेरा नाम सूरज है अंधाता और मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। एक नरपिशाच अब हमारे गांव में अनेक लोगों को तबाही मचा चुका है। वह नरपिशाच अन्य नहीं, आपकी महामंत्री कालदेव है। क्या बकते हो? ऐसा कोई कदापि नहीं हो सकता। मैं सच कह रहा हूँ महाराज। लगता है तुम पागल हो गए हो। हमारे महामंत्री पर ऐसा बेहुदा आरोप लगाते हो। सैनिक, इस धक्के देकर बाहर निकाल दो। तो क्या महाराज? और इस घटना के कुछ दिन पश्चात ही एक दिन रात काल निमट कर मैं अपने शयन कक्ष में पहुंचा तो मैंने देखा एक सोते हुए नन्हे कुमार पर झुका है। कौन है तुम और इस समय हमारे कक्ष में क्या कर रहे हो? और महामंत्री महाकाल, तुम वाकई नरपिशाच बन गए हो। हाँ महाराज, मैं पिशाच बन गया हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा रहस्य जानकर अच्छा नहीं किया। लेकिन अब तुम जीवित नहीं रह सकते। है। लेकिन मैं उस पिशाच को डरा नहीं, अपनी तलवार निकाल पर उस पर टूट पड़ा। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, वरना तूने मेरे बेटे को जान ली है। तुरंत ही महाकाल अपनी पिशाचिक शक्तियाँ दिखानी आरंभ कर दी और फिर हवा में उड़ता हुआ शयनकक्ष से बाहर निकला और देखते ही उसके पीछे दौड़ लगा। भागता कहाँ है कार? मेरे हाथों से तुझे कोई नहीं बचा सकता। और मेरे आदेश पर सैनिकों ने उड़ते हुए काल फिर तीर चलाई। उफ नहीं, इस पर तीरों का कोई असर नहीं हो रहा। और बुरी तरह महाकाल उड़ता हुआ पहाड़ी पर बने काली मंदिर तक पहुंच गया और सैनिकों के साथ उसके पीछे। तभी काली मंदिर के पुजारी हम लोगों को रास्ता रोक लिया। महाराज, इस दुष्ट को वैसे मारना असंभव नहीं है, लेकिन मारना है तो काली के उस त्रिशूल का प्रयोग करिए जिसे दुष्ट की मौत इसी त्रिशूल से होगी। और तभी महाकाल ने
मेरे ऊपर झपटा और मैंने पुजारी की काली माँ का त्रिशूल फुर्ती से उसके वार किया और सीने पे कर दिया। आह! और उसी पल त्रिशूल के वार से महाकाल का अंत हो गया। और तत्पश्चात पुत्र मोह में अंधे होकर मैंने उसकी लाश का अंतिम संस्कार करवा कर उसे अपने महल के तहखाने में दफना दिया, ताकि उसकी आत्मा कभी मुक्त ना हो सके। वह जगह उस जगह लिखवा दिया कि भविष्य में कोई व्यक्ति इसे कब्र को न तोड़े, यह पिशाच जीवित हो जाएगा। किंतु पुरातन विभाग के एक लालची इंजीनियर श्याम सिंह के कारण वह पिशाच पुनर्जीवित हो उठा। पता नहीं अब तक कितने निर्दोषों की हत्या कर दी। यह सुनने के बाद पश्चात मोहन गंभीर समारोह हो उठा। तो फिर इसका मतलब पिशाच का अंत नहीं होगा। यह दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है होता मेरे बच्चे। इस पिशाच का अंत मुश्किल ज़रूर है, लेकिन मगर संभव नहीं है, असंभव नहीं है। तो फिर हमारी जान ही क्यों न चली जाए, हम उस पिशाच का अंत जरूर करेंगे। शाबाश मेरे बच्चों, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब अच्छा, अब मैं चलता हूँ। और फिर पलक झपकते ही राजा मान सिंह की आत्मा गायब हो गई। उफ, यह अचानक महाराज गायब हो गई। सोन प्यारी आत्माओं के लिए एकाक गायब हो जाना मामूली बात है, इसलिए उसके पास हमारे जैसा शरीर नहीं होता। और ट्रेन निर्धारित समय पर सोनपुर पहुंच गई और मोहन सोन स्टेशन से निकलकर सबसे पहले ठहरने की जगह का प्रबंध किया और एक गेस्ट हाउस में मिल गई। चलो, अपने सिर छुपाने के लिए जगह तो मिली, तो अब क्या इरादा है? फिलहाल तो सोने का इरादा है, सुबह का प्रोग्राम बनाएंगे। और सुबह कोई भी कदम उठाने से पहले नरपिशाच के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। ये काम तो गेस्ट हाउस का वेटर भी कर सकता है। ठीक है, बुलाओ उसे। और मोहन ने टेबल हाउस पर वेटर बुलाया। मोहन ने टेबल हाउस के वेटर को बुलाया और उसे पूछने लगा, इस पिशाच का आतंक कब से है? पुराने किले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह रास्ते में सोनपुर की बस्ती में भी घुसकर लोगों को हत्या करने लगा है। अतः आज रात ही होते ही पिशाच का आतंक फैल जाता है। लोग के घर से निकलना बंद कर दिया है और सड़कों पर सुनसान हो जाती है। वेटर ने के जाने के बाद, तैयार हो जाओ सोन प्यारे, आज रात हम दोनों उस पिशाच का स्वागत करेंगे। क्यों नहीं? वह एक पिशाच आसानी से हम दोनों का खून पी जाएगा। उसी रात दोनों पिशाच की तलाश में सोनपुर की सुनसान सड़कों पर भटक रहे थे। इस तरह हम कब तक भटकते रहेंगे मोहन प्यारे? अब तो टांगी कितनी कीर्तन करने लगी है। चलते चलते ही उस पिशाच का कोई नवाता पता नहीं है, जो हम वहाँ पहुँचकर ही हाथ मिला लें। उसे इसी तरह तलाश करना होगा। तभी लगता है वहाँ कोई है। छुप जाओ। सोहन फुर्ती से छुप गया और कुछ देर बाद साया पेड़ों के करीब आकर पहुंचा और ठनक गई। पिशाच था। ओह, यह तो वही पिशाच है। तो फिर देर किस बात की, आओ शुरू हो जाते हैं। और मोहन सोन पेड़ के पीछे निकली। हा, लगता है सोनपुर वाले लोगों को ने डर खुद भी मुझे शिकार भेजने आरंभ कर दिया है। हम लोग शिकार नहीं, बल्कि शिकारी हैं पिशाच। और फिर सोन और मोहन हवा में जंप लगाई और पैरों का भरपूर धकेल दिया। ठोकर इतनी मजबूत थी कि पिशाच एक पल में अड़खड़ा गया, और परंतु उसने अगले ही पल सोन पिशाच ने दूसरा वार कर पाता। पिशाच का जोरदार घूसा सोन के चेहरे पर पड़ा। इतना शक्तिशाली था, सोन की आंखों के तारे नजर आने लगे। और फिर अगले ही पल उसने सोन को मोहन पर फेंका। धड़ाक।
और तभी मोहन सोन ने रिवॉल्वर निकाल ली। खबरदार, तो और ना गोली मार देंगे। ही इन खिलौनों से मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता। और लेकिन 50 के आगे बढ़ते देख ट्रिगर दबा दिया। 50 के ऊपर गोलियां कोई असर नहीं होता। मोहन चिल्लाया, अरे अब तो वाकई गोलियां का कोई असर नहीं हो रहा, तो फिलहाल जान बचाकर भागने में अलावा है, और भागो। और अगले ही पल दोनों वहाँ से भाग गई। हा हा हा, बचकर कहाँ जाओगे? हे भगवान, आज इसे बचना मुश्किल है। तभी सोन जल्दी ही मंदिर में दाखिल हो। कड़क 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 कड़क। और परंतु 50 फुर्ती के साथ अलग अलग दिशाओं में जंप लगा दी और 50 का वार खाली गया। और मोहन सोन मंदिर में अंदर घुस गए। 50 मंदिर में काफ़ी फासले पर ठनक गया। आज तो बच गए, लेकिन आइंदा नहीं बच पाओगे। अगले ही पल 50 के जिस्म में धुएं में परिवर्तित होकर लुप्त हो गया। और रक्त खतरा टलने के बाद मोहन वापस अपने गेस्ट हाउस पहुंचा। आज तो बाल बाल बच्चे मोहन प्यारे, जहाँ इंसान की ताकत के साथ ईश्वरीय शक्ति की मदद करती है। ठीक कहते हो प्यारे, आज हम मंदिर की वजह से बच गए। और मोहन सोन बुरी तरह थके हुए थे, पता बिस्तर पर पड़ते ही उन्हें गहरी नींद आ गई तब। और अगली सुबह उसी दिन मोहन और सोहन सोनपुर की सड़क पर चक्कर लगा रहे थे। और सीधी वह भटकते हुए उस पहाड़ी के करीब पहुंच गए जिसमें माँ काली का मंदिर बना हुआ था। और मंदिर काली दृष्टि पड़ते ही जल्दी ही पहाड़ी पर चढ़ने लगे। और सीधी, माँ हमें शक्ति दो ताकि हम उस 50 का अंत कर सकें, लोगों की रक्षा कर सकें। तभी मोहन की दृष्टि काली माँ के हाथ पे त्रिशूल पर पड़ी। उसके मस्तिष्क में महाराजा जय सिंह के शब्द गुजरे, मैंने माँ काली के त्रिशूल से महाकाल का अंत किया। ओह, इसका मतलब 50 का अंत इसी त्रिशूल से संभव है। और फिर त्रिशूल लेकर सीधे किले की तरफ बढ़ गए। सोन प्यारे इस हाल को छोड़ने के लिए सारा खंडर छान मारा, लेकिन वह 50 कहीं नहीं दिखाई दिया। आओ इसमें भी देख लें। और अगले ही पल वे हाल में प्रविष्ट हो गए। तभी उसकी नज़र एक कोने में बने खड्डे पर पड़ी। शायद वहाँ तहखाने है सोन। राजा मान सिंह ने कहा था कि उस 50 के महल में तहखाने को दफनाया गया है, जहाँ यह तहखाना है। और अगले ही पल तहखाने में थे। ओ गॉड, इतना सारा धन लगता है राजा मान सिंह का खजाना है। तुम ठीक कहते हो प्यारे। तभी अपने पीछे 8 पाकर पुरते चपलटे, हाँ तुम्हारा मौत तुम्हारे साथ, लगता है तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खींच लाई है। हाँ, लगता है तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। ओह, आज मौत हमारी नहीं तुम्हारी हो। ये 50, तुमने बहुत निर्दोषों का खून पिया है, लेकिन हम तुम्हारा अपनी इस 50 योनि से मुक्त हो जाओगे। और कहने के साथ ही मोहन बिजली की पुर्ती से उस त्रिशूल का वार 50 पर कर दिया। तभी 50 को जोरदार घुमा और चेहरे पर गुस्सा रसीद कर दिया। धड़ाम। अगले ही पल मोहन फुर्ती से संभलाव कर खड़ा हुआ और हाथ में त्रिशूल छूट कर दूर जा गिरा। तभी मोहन ने किक 50 पैरों की किक 50 की धरती पर गिर पड़ी। और तुरंत इससे पहले ही मोहन सोन दूसरा वार कर पाते 50 ने उन दोनों को दबोच लिया। हवा में उड़ता चला गया। हा हा हा। और फिर उसे तहखाने की छत तक ले गया और अब नीचे गिरते ही हड्डियाँ कचुम्बर बना दी। धड़ाक।
और लेकिन मोहन सोहन किसी सर्कस के खिलाड़ी की तरह समान हवा में कलाबाजियां खाते हुए फर्श पर पैरों के खड़े हो गए। मोहन, मार डालो इसे 50 को। हा हा, पिद्दी मुझे मार देंगे क्या? और अगले ही पल 50 ने मोहन को उठाकर हवा में उछाल दिया और मोहन ठीक त्रिशूल के पास गिरा। ओह, काली का त्रिशूल! और अगले ही पल उठकर 50 के सीने में घोंप दिया। त्रिशूल लगते ही 50 का जमीन पर गिरकर ठंडा हो गया। ओम, मारा पापड़ वाले को, वो जल्दी चलो। हम लोग को खबर करनी चाहिए कि 50 का आतंक हो गया, सदा के लिए मुक्ति मिल गई, चलो। और अब सुबह का उजाला फैल चुका था, जिससे शहर के बाहर निकल आए थे और तेज मंदिर के पुजारी के नृत्य में थे। वह 50 ने हमारा दिन आराम कर दिया, आज हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम उस किले में आग लगा देंगे। ठहरो, अब तुम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, 50 का आतंक खत्म हो चुका है। हाँ 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 हाँ, लेकिन आप लोगों को विस्तृत अंतिम संस्कार करना होगा, तभी उसकी मुक्ति संभव है। क्या 50 को किसने मारा? ये बालक ठीक कह रही हैं। और फिर किले के में ही 50 की चिंता सजाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और फिर दोनों सोनपुर के निवासी मोहन सोहन के कृतज्ञ थे, अतः उन्हें अगले रोज दोनों को वापस छोड़ने के लिए स्टेशन पर सैकड़ों लोग स्टेशन पर विदा कीने आए। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे बहादुर बच्चों, बाय बाय। और तुरंत जैसे ही ट्रेन मोहन सोहन का सामने वाली बर्थ पर पुनः मान सिंह की आत्मा में उपस्थित नजर आने लगी। अरे हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोगों ने अपने सूझबूझ और बहादुरी से उस 50 का अंत करके प्रेत योनि से मुक्ति कर दिया है। आज ही आखिरी दफ़ा तुमसे मैं विदा लेने आया हूँ। विदा महाराज। और उसी के साथ महाराज अग्रसेन की आत्मा अदृश्य हो गई। समाप्त दोस्तों। ठीक, बढ़िया थी।